14 फरवरी 2019। ये तारीख अब सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी और दूसरी तरफ भारत में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बहुत ही भयानक, एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ। हाँ, एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। उस दिन सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उनके जवानों का एक काफिला जा रहा था और उसे निशाना बनाया गया। और हमने अपने 40 से ज्यादा वीर जवानों को खो दिया। आज हम इसी घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास नितिन के तैयार किए हुए कुछ नोट्स हैं जिनका टाइटल है पुलवामा हमला, सच्चाई और भारत की प्रतिक्रिया। जी। तो इन नोट्स के जरिए हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम बस बता दें क्या हुआ, हम कोशिश करेंगे कि उस दिन असल में क्या हुआ, हमले के पीछे की सच्चाई क्या थी और फिर भारत ने कैसे रिएक्ट किया। हाँ, भारत की प्रतिक्रिया क्या रही। हाँ, उसके जो अहम पहलू हैं उनको समझें। कोशिश यही है कि नितिन के नोट से जो खास बातें हैं वो सामने लाएं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस घटना की परतें खोलते हैं और इसके अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले उस दिन की सुबह से बात करते हैं, 14 फरवरी 2019। जी। सुबह करीब 10 बजे का वक्त रहा होगा। सीआरपीएफ का एक बहुत बड़ा काफिला, करीब 78 गाड़ियां थी उसमें। हाँ, 78 वाहन और जवान भी काफी थे, 2500 से ज्यादा। हाँ, 2500 से ज्यादा जवान ये जम्मू से श्रीनगर के लिए निकले थे। ये एक तरह का रूटीन मूवमेंट ही था, पर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सब सामान्य सा लग रहा था, काफिला बढ़ रहा था, लेकिन फिर दोपहर हुई, करीब 3:15 बजे। हाँ, 3:15 के आसपास। जब काफिला पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके से गुजर रहा था, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर है ये जगह। जी। अचानक से एक स्कॉर्पियो कार तेज रफ्तार से आई और काफिले की जो सिक्योरिटी थी उसे तोड़कर अंदर घुस गई। और सीधे एक बस से जा टकराई। पर वो सिर्फ टक्कर नहीं थी, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा नितिन के नोट्स में भी जिक्र है, वो असल में एक आत्मघाती कार बम हमला था। मतलब उस स्कॉर्पियो को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। कार बम? हाँ, और नोट्स के मुताबिक जो शुरुआती जांच में पता चला, वो बात तो और भी चौंकाने वाली थी कि उस कार में लगभग 300 किलोग्राम विस्फोटक भरा था। 300 किलोग्राम? ये तो बहुत ही ज्यादा मात्रा है। बहुत ज्यादा। और ये कोई मामूली विस्फोटक भी नहीं था। नोट्स इशारा करते हैं कि ये आरडीएक्स जैसा, मतलब बहुत शक्तिशाली मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक था। आरडीएक्स? हाँ, आरडीएक्स तो अपनी भयानक तबाही मचाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। सामान्य विस्फोटकों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स, इसका मतलब साफ है कि हमलावरों का इरादा ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। बिल्कुल यही। और धमाका इतना जबरदस्त था कि सीआरपीएफ की वो बस सचमुच उसके परखच्चे उड़ गए। आसपास की जो दूसरी गाड़ियां थीं काफिले में, उनको भी भारी नुकसान हुआ। वो नजारा कितना खौफनाक रहा होगा, कल्पना करना भी मुश्किल है। सब कुछ बस पलक झपकते ही हो गया होगा। हाँ, किसी को संभलने का या ये समझने का कि क्या हो रहा है मौका ही नहीं मिला। और नतीजा, हमारे 40 से ज्यादा बहादुर जवान जो देश की सेवा के लिए निकले थे, वो मौके पे ही शहीद हो गए। ये पिछले कई दशकों में शायद भारत में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे घातक, सबसे बड़ा आतंकी हमला था। हाँ, और इस एक घटना ने पूरे देश में जैसे एक शोक और गुस्से की लहर दौड़ा दी। जाहिर है। तो हमले के फौरन बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठा होगा कि इसके पीछे कौन है, ये किसने किया। हाँ, और इसका जवाब आने में ज्यादा देर नहीं लगी। पाकिस्तान में बेस्ड जो आतंकी संगठन है, जैश-ए-मोहम्मद, हाँ, जिसे यूएन ने भी आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है और जो भारत में पहले भी कई हमले कर चुका है, उसने आगे बढ़कर इस कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली? जी हाँ, उन्होंने ली। और वो हमलावर कौन था, उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, हमलावर की पहचान भी जल्दी हो गई। उसका नाम था आदिल अहमद डार। पुलवामा का ही रहने वाला था, 22 साल का एक नौजवान। पुलवामा का ही मतलब स्थानीय? हाँ, स्थानीय कश्मीरी। और नितिन के नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि हमलावर का लोकल होना ये शायद जैश की एक सोची समझी रणनीति थी। अच्छा, किस तरह की रणनीति? ताकि इसे एक तरह से स्थानीय विद्रोह जैसा दिखाया जा सके। और नोट्स ये भी बताते हैं कि डार कोई अचानक से आतंकवादी नहीं बना था। जैश-ए-मोहम्मद ने उसे कई सालों तक ट्रेनिंग दी थी, इस खास आत्मघाती मिशन के लिए तैयार किया था। और शायद उसने हमले से पहले अपना एक वीडियो भी जारी किया था, है ना? हाँ बिल्कुल। हमले के बाद जैश ने एक वीडियो जारी किया
उसमें आदिल अहमद डार खुद इस हमले की जिम्मेदारी लेता हुआ दिख रहा था और कश्मीर में जो कथित ज्यादतियां हैं उनका बदला लेने की बात कर रहा था। तो ये एक तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो था। हाँ बिल्कुल, शायद मकसद यही था कि और युवाओं को आतंकवाद की तरफ खींचा जाए। और इस पूरी साजिश के तार, क्या ये सिर्फ आदिल डार का काम था या इसके पीछे और भी लोग थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ उसका काम नहीं हो सकता ये। नितिन के नोट्स इस मामले में हमारी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं और वो रिपोर्ट्स बहुत गंभीर हैं। क्या कहती हैं वो रिपोर्ट्स? उनके मुताबिक हमले की पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग सीमा पार हुई थी, मतलब पाकिस्तान में। जैश मोहम्मद के जो आका हैं उन्होंने इसे प्लान किया था। पाकिस्तान में प्लानिंग हुई थी? हाँ, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात जो नोट्स में लिखी है वो ये है कि हमले में जो लगभग 300 किलो आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ, हाँ, वो भी कथित तौर पर पाकिस्तान से ही तस्करी करके लाया गया था। पूरा का पूरा 300 किलो आरडीएक्स? रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं। ये जानकारी इस घटना के जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस हैं और सीमा पार आतंकवाद का जो गंभीर मुद्दा है उसको सीधे सीधे सामने लाती है। ये सिर्फ एक लोकल घटना नहीं थी, इसके पीछे एक पूरा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। जैसे ये खबर फैली देश में, लोगों का गुस्सा तो जैसे फूट पड़ा। मुझे याद है हर शहर में, हर कस्बे में लोग सड़कों पर थे। बिल्कुल, वो एकदम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। किसी पार्टी ने या किसी ने कॉल नहीं दिया था, लोग खुद ही बाहर निकल आए थे। हाँ हाँ, हाथों में तिरंगा लिए हुए, मोमबत्तियां जला रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मतलब दुख और गुस्सा दोनों का एक अजीब सा संगम था वो। पूरा देश जैसे एक साथ खड़ा हो गया था उस वक्त। हाँ, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे हर तरफ गूंज रहे थे। नितिन की नोट्स भी इस राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं कि कैसे इस त्रासदी ने भले ही कुछ वक्त के लिए देश के सारे मतभेद भुला दिए और सबको एक साथ ला दिया। और सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? पहली प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से और राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से भी प्रतिक्रिया बहुत तेज और दृढ़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और बहुत साफ शब्दों में कहा, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, गुनाहगारों को सजा जरूर मिलेगी। ये एक तरह का संकल्प था। हाँ, ये सिर्फ सांत्वना के शब्द नहीं थे, ये एक संकल्प था, एक इरादा था और इसने आगे जो भारत की कार्रवाई हुई उसकी दिशा तय कर दी। हाँ, और सरकार ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था शायद। जी हाँ, 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया। सरकारी कार्यक्रम रद्द हो गए थे। लेकिन सबसे मार्मिक पल तो वो थे जब शहीदों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे हुए उनके घर पहुंचे, उनके गांव पहुंचे। ओह हाँ, पूरा देश उन दृश्यों को देखकर रोया था। हर आंख नम थी, हर दिल भारी था। वो राष्ट्रीय दुख और सम्मान का क्षण था, उसे शायद ही कोई भारतीय भूल सकता है। देश गुस्से में था, शोक में डूबा हुआ था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब भारत क्या करेगा? हाँ, क्या सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाएगा या कोई ठोस मिलिट्री जवाब दिया जाएगा? इतिहास देखे तो भारत ज्यादातर संयमी बरतता रहा है। तो यही सवाल था सबके मन में, क्या इस बार कुछ अलग होगा? और इस बार वाकई कुछ अलग हुआ। हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 की सुबह दुनिया एक नई खबर के साथ जागी। बिल्कुल, वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने सबको चौंका दिया। भारतीय वायुसेना ने रात के अंधेरे में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पार की। एलओसी पार की? हाँ, एलओसी पार की और पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट शहर के पास, वहां जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा आतंकी ट्रेनिंग कैंप था, उस पर हवाई हमला कर दिया। इसी को हम बालाकोट एयर स्ट्राइक कहते हैं। जी हाँ, बालाकोट एयर स्ट्राइक। ये तो सचमुच एक बहुत बड़ा कदम था। एलओसी पार करके पाकिस्तान के इतने अंदर जाना और हमला करना, ये तो कई दशकों में पहली बार हुआ था, है ना? हाँ, ये वाकई एक ऐतिहासिक और बहुत साहसिक कार्रवाई थी। इसने भारत की जो पारंपरिक रक्षा नीति थी, जिसे अक्सर स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट या रणनीतिक संयम कहते थे, उसमें एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दिया। मतलब अब संयम नहीं? मतलब ये पहली बार था जब भारत ने आतंकवाद के स्रोत पर, उसके घर में जाकर, सीमा पार जाकर हमला करने का इतना साफ कदम उठाया। नितिन के नोट्स बताते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ। मिराज 2000, इन्हीं विमानों का क्यों? क्या नोट्स में कुछ है इस बारे में? नोट्स के अनुसार मिराज 2000 को उनकी प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब सटीक निशाना लगाने की क्षमता और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता के लिए चुना गया था। अच्छा। मकसद बिल्कुल साफ था, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकाने को ही निशाना बनाना है और किसी भी तरह का जो सिविलियन नुकसान होता है, जैसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं, उससे बचना है। तो उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया? हाँ, रात के अंधेरे में पहले से तय किए गए टारगेट्स पर लेजर गाइडेड बम गिराए गए। और इस हमले का नतीजा क्या रहा?
क्या नितिन के नोट्स में इस बारे में कुछ ठोस जानकारी है? देखिए, नितिन के नोट्स जो सरकारी बयान हैं और मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनका हवाला देते हैं। उनके मुताबिक भारत सरकार का दावा था कि इस एयर स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के बड़ी संख्या में आतंकवादी, उनके ट्रेनर्स, सीनियर कमांडर मारे गए। हाँ, ये दावा किया गया कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और जैश का वो जो ट्रेनिंग कैंप था जहां वो आत्मघाती हमलावरों को तैयार करते थे, उसको भारी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने तो शायद इसे नहीं माना था। हाँ, पाकिस्तान ने इन दावों को नकारा। उन्होंने कहा कि भारतीय विमान आए जरूर, लेकिन उन्होंने खाली जगह पर बम गिराए और कोई मरा नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो सच्चाई क्या है? देखिए, स्वतंत्र रूप से इन दावों की पुष्टि करना मुश्किल रहा है। ऐसे मिलिट्री ऑपरेशनों में अक्सर ऐसा होता है, दोनों तरफ से अपने अपने दावे होते हैं। लेकिन भारत के लिए शायद दावे से ज्यादा महत्वपूर्ण वो संदेश था जो इस स्ट्राइक से गया। और वो संदेश क्या था? संदेश एकदम साफ और सीधा था, जैसा कि प्रधानमंत्री ने हमले के बाद कहा भी था, घर में घुसकर मारेंगे। हाँ, ये बयान काफी चर्चा में रहा था। बिल्कुल। भारत ने दुनिया को और खासकर पाकिस्तान को ये जता दिया कि अब वो सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी आत्मरक्षा के लिए दुश्मन के इलाके में घुसकर भी कार्रवाई करने से हिचकिचाएगा नहीं। तो ये भारत की रक्षा और विदेश नीति में एक नया मोड़ था। हाँ, कह सकते हैं कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी और पुलवामा हमले का जवाब सिर्फ ये मिलिट्री एक्शन ही नहीं था। कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिशें तेज कर दी गई। आज भी इतने साल हो गए, लेकिन जब हम पुलवामा का नाम सुनते हैं या वो तारीख याद आती है 14 फरवरी, तो मन में एक अजीब सी मिलीजुली भावनाएं आती है। हाँ, एक तरफ उन शहीद जवानों के लिए गर्व होता है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, और दूसरी तरफ उनकी इतनी कम उम्र में जाने का गहरा दुख भी होता है। बिल्कुल। उन वीर सपूतों का बलिदान अविस्मरणीय है। वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, हमारे इतिहास में अमर रहेंगे। देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और उनकी शहादत ने कहीं ना कहीं देश को जोड़ने का काम भी किया था उस समय। निश्चित रूप से, जैसा हमने पहले भी कहा, उस मुश्किल घड़ी में पूरा देश एक साथ आ गया था। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इन सब से ऊपर उठकर सब सिर्फ भारतीय थे। हाँ, उनकी शहादत ने राष्ट्रीय एकता की भावना को एक नई मजबूती दी। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पुलवामा की घटना और उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया, ये दोनों ही हमें लगातार याद दिलाते हैं कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए हर साल 14 फरवरी को पूरा भारत उन वीरों को याद करता है, उन्हें नमन करता है, श्रद्धांजलि देता है। जी। स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में, चौराहों पर उनकी याद में कार्यक्रम होते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है ना? ये उस संकल्प को दोहराना है कि हम उनके बलिदान को भूले नहीं हैं। बिल्कुल। उनकी शहादत हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। पुलवामा हमला सिर्फ एक दुखद याद या इतिहास का एक चैप्टर भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नितिन के नोट्स के आखिर में भी इसी बात पर जोर है कि ये घटना एक चेतावनी भी है, एक रिमाइंडर है। चेतावनी किस बात की? ये हमें लगातार याद दिलाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोई ग्रांटेड चीज नहीं है। इसके लिए हमें लगातार सजग रहना होगा, तैयार रहना होगा। हमारी एकता, हमारी अखंडता, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो एक नागरिक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम ना केवल अपने सुरक्षा बलों का, उनके बलिदान का दिल से सम्मान करें, बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बने। देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना हर संभव योगदान दे। जैसे अफवाहों को ना फैलाएं, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें या सिर्फ अपने जो नागरिक कर्तव्य हैं उनका ईमानदारी से पालन करें। हर छोटा कदम मायने रखता है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल उठता है सोचने के लिए, जिसे नितिन के नोट्स भी आखिर में उठाते हैं, कि इस तरह की जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं होती हैं वो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जागरूकता को कितना प्रभावित करती हैं।